नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह अपने समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। खासकर मकर राशि के जातकों के लिए तो साढ़े साती का द्वितीय चरण विशेष कष्टकारी रहा होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने जीवन में सुकून भी महसूस किया होगा और लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन वाहन प्रॉपर्टी को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिलेशंस को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। और ये भी हो सकता है कि कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो। इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की कोई क्षति भी हुई होगी। पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का दो बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुई जिन पर शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी साढ़े साती का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा,
बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। जनवरी 2023 में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा शनि और शुक्र का। शनि और शुक्र दोनों ही आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके धन के भाव में और 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से केवल 5 दिन को छोड़ करके 17 से 22 का टाइम पीरियड छोड़ दीजिए तो शनि और शुक्र साथ ही गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर तो पराक्रम भाव में यथा स्थिति में है, राहु भी चतुर्थ भाव में है, मंगल पंचम भाव में है और 12 जनवरी तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। केतु का गोचर दशम भाव में है, बुध का गोचर 12वें भाव में है। बुध 17 जनवरी तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जनवरी तक 12वें भाव में है और उसके बाद 14 जनवरी को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है, चूँकि सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर, शनिदेव का राशि परिवर्तन उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी से और 7.5 के तीसरे चरण में शनिदेव आपको पिछले आपके द्वारा किए गए परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। और आप देखिए ग्रह स्थितियां भी कुछ ऐसी ही बन रही हैं। 17 जनवरी तक शनि और शुक्र आपके लग्न भाव में है और इसके बाद शनि और शुक्र आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। शनि और शुक्र प्रबल मित्र हैं और ये इतना अच्छा संयोग है कि शनि जो कि धन के कारक, वैभव के कारक, समृद्धि संपन्नता के कारक हैं, संतान और विवाह के कारक हैं, लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं, वो शनि के साथ अपने परम मित्र के साथ हैं। और पूरे जनवरी माह में शनि और शुक्र की युति बनेगी आपकी कुंडली में। शनि की दृष्टि 17 जनवरी तक सप्तम भाव पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है और शुक्र यहाँ पर
पंचम के स्वामी और दशम के स्वामी होकर सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि के साथ। शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी युति बन रही है। शनि सप्तम में दिग्बली हैं, शुक्र पंचम और दशम के स्वामी होकर सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है, और सप्तम भाव विवाह का होता है। अगर आप रिलेशन में हैं इस समय तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा 17 जनवरी तक। अगर आपने प्रयास किया तो इस गोचर काल में आपका विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा। शनि और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ने से, चूंकि शुक्र दशम के स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापारियों के लिए भी शनि और शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप शनि या शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे कि आप कला से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम है, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स का काम है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का कार्य है, ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, या आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए शनि और शुक्र का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में प्रबल लाभ की स्थितियां, उन्नति की स्थितियां लेकर के आएगा। और आपने जो भी कार्य किया उसका प्रतिफल आपको 17 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी को शनि धन के भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। शनि क्या करते हैं? शुक्र के बल को बढ़ा देते हैं। तो सीधी सी बात है, धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, जनवरी का महीना आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने का स्वर्णिम अवसर रहेगा। पैसा आपको भर भर के मिलेगा और आप पैसे का निवेश भी करेंगे। एक बात और, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है। राहु क्या करते हैं? राहु आपकी एम्बिशन को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं, और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ने से राहु आपके अंदर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर देंगे, और शुक्र के प्रभाव से आप अपनी इच्छा को पूरा भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट या कोई फ्लैट आप खरीद सकते हैं, या घर की सुख सुविधा के साधन आप क्रय कर सकते हैं। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, और चूंकि शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो तो गुप्त धन के बारे में समझते हैं। जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अष्टम भाव जो होता है गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा जो बिना परिश्रम के आपको मिल जाए। सेकंड हाउस जो होता है ये आपके परिश्रम द्वारा आपके अर्जित धन का होता है। जो पैसा आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वो सेकंड हाउस से शो होता है, जो बिना परिश्रम के मिल जाए वो अष्टम से। अब अष्टम पर शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी, गुप्त धन के योग बनेंगे। कोई पैसा जो आपको शेयर से मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, आपका विवाह हो जाए, और आपको हो सकता है कि ससुराल पक्ष से धन मिल जाए, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए वो मिल जाए आपको,
या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं और आपकी पेंशन, आपकी ग्रेच्युटी, आपका फंड अभी तक नहीं मिला था, वो आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। बीमे का पैसा मिल सकता है। और शनि की दशम दृष्टि, देखिए ये सप्तम दृष्टि, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, शनि की दृष्टि दशम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ देखिए दो महत्वपूर्ण गोचर और हैं, एक है बुध का गोचर और एक है गुरु का गोचर। गुरु के गोचर पर बाद में बात करेंगे। बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र पंचम के स्वामी हैं, जो कि शिक्षा प्रतियोगिता का होता है, तो छात्रों के लिए भी बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के मित्र हैं, और बुध नवम के स्वामी हैं, यानी कि जो कि उच्च शिक्षा का होता है, और बुध स्वयं विदेश भाव में बैठे हुए हैं। तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। पासपोर्ट वीज़ा की कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, धन की समस्या समाप्त होगी, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, या इस तरह का आपको और भी कोई लाभ मिल सकता है। चूँकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से धन मिल सकता है, विदेशी यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं भी आप खूब करेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। केतु क्या करते हैं? केतु का अर्थ होता है बुलंदी, केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। तो कार्य क्षेत्र को नई नई ऊंचाइयों पर केतु ले जाएंगे। हालांकि केतु की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। जब केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनेगी, लेकिन राहु की दृष्टि दशम पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए आपकी कुंडली में राहु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान क्या रखना है, दो चीज़ें आपको समझनी है। एक तो डर को निकाल करके बाहर कर दीजिए, और बेखौफ बिना किसी डर के अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए। और दूसरी बात, राहु सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। आप अपने प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से भी आप शेयर मत कीजिएगा, और देखिए फिर कितना अच्छा रिजल्ट आता है। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश भाव में बुध बैठे हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेशों से कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। विदेशों से व्यापारिक संबंधों को बल मिलेगा। रुके हुए व्यापारिक सौदे थे वो फिर से शुरू होंगे, और आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये दो बात हो गई शनि, शुक्र, राहु, केतु और बुध की। अब आइए गुरु और मंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। देखिए देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उस भाव को पवित्र कर देते हैं गंगा जल की तरह। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। अब आप देखिए शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं और गुरु थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो क्या होगा? आपके लिए विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, और दाम्पत्य जीवन में अभी तक किसी वजह से कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी वह स्थिति भी समाप्त होगी। हालांकि 14 जनवरी को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे
सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। राजा और महामंत्री जब दोनों सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तो सप्तम भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन सूर्य के कारण, चूंकि सूर्य राजा हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप करेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, हालांकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और 22 जनवरी तक पड़ेगी, सूर्य कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, कुछ आप कहिए, कुछ आप सुनिए, जब आप अपने अंदर ये भावना डेवलप कर लेंगे, यह स्थिति मानसिक रूप से अगर आप ये कार्य शुरू कर देंगे, देख लीजिए किसी तरह का दाम्पत्य तनाव आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे लव पार्टनर के साथ हो, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, हर स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, एक ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि जब गुरु और शनि किसी भाव को प्रभावित करें तो उस भाव के संबंधित फल प्राप्त होते हैं। तो 17 जनवरी तक शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं। शनि के सप्तम भाव के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लाल किताब में कहा है कि जिस जातक की कुंडली के सप्तम में शनि का गोचर हो, वह जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। कहने का अर्थ यह है कि शनि आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। बस होना यह है कि आप शनि देव की उपासना करते रहें, शनि का उपाय करते रहें और किसी भी स्थिति में किसी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की कष्ट न दें। जितना मदद आपके हो सके वो आप करें। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा। हो सकता है आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें, या ये भी हो सकता है कि आपके पिता आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें। और यहाँ चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही भाग्य भाव पर और बुध 12वें के स्वामी हैं, 12वें में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। और बुध 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके प्रयासों को गति मिलेगी। सूर्य जब 14 जनवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल के बारे में मैं सबसे अंत में बात कर रहा हूं, क्योंकि मंगल को लेकर के कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ सावधानियां भी हैं। देखिए, मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं। जब सूर्य 14 जनवरी को लग्न में आ जाएंगे तो मंगल सूर्य से त्रिकोण पर होंगे। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम में मंगल है और मंगल से नवम में सूर्य हैं, और वैसे भी मंगल त्रिकोण के भाव में है, तो सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट करने पर क्या होगा कि मंगल से संबंधित आपको सभी फल मिलेंगे। सूर्य क्या है? शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। जब मंगल को एक्टिवेट कर देंगे तो आपको मंगल से संबंधित क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बन जाएगा 14 जनवरी के बाद।
जैसे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग में जा सकते हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों के लिए जो है सूर्य और मंगल का त्रिकोण पर होना आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि आपको एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करना है, और दूसरी बात, आपके जीवन में अगर मंगल या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो कहना ही क्या है, लेकिन अगर सूर्य या मंगल कमजोर स्थिति में है तो उसका उपाय कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे उपायों पर। जहाँ तक सावधानी की बात है, तो चूंकि मंगल पंचम में बैठे हैं, पंचम संतान का भी भाव होता है, और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। जहाँ भी मंगल जब पंचम में होते हैं तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतने की राय दी जाती है। तो आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का भाव होता है। मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, मंगल एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी जब तक मंगल पंचम भाव में है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो सावधानियां बताई हैं आप उसको ध्यान में रखें और ग्रहों का उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी,
चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।